नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे बजट की, क्योंकि आज से बजट पेश किया जाएगा और आज का दिन काफी खास रहने वाला है। किसके लिए आम होगा, किसके लिए इस बार सरकार नया तोहफा लेकर के आती है और किसको नजरअंदाज करती है, इस पर आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि आज संसद में पेश होगा 2025-26 बजट। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है, पूर्ण बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। तो बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बजट पर बैठक में कैबिनेट की मुहर लगेगी। तो आज लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाना है और बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंचेंगी और वहां अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगी। इसके बाद अधिकारियों के साथ एक फोटो सेशन होगा और उसके बाद बजट को लेकर सुबह 10 बजे से 10:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी, जहां बैठक में कैबिनेट की मुहर लगने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे और ये निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड कायम करने वाली हैं। तो देखिए, इस बार बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं, जहां शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य में क्या कुछ खास रहने वाला है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये बजट किस पर फोकस रहेगा, ये कुछ खास बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा भी करेंगे। तो आम बजट से पहले अगर 2017 के पहले की बात करें, 2016 तक रेल बजट अलग से पेश हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद बड़ा बदलाव किया गया और रेल बजट को भी आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। जीएसटी की भी बात हो रही है। क्या इस बार सरकार जीएसटी में कोई बड़ा बदलाव करेगी, क्योंकि आम जनता जिस तरीके से जीएसटी का मुद्दा हमेशा से उठाती आई है, क्या उससे इस बार कुछ राहत मिलेगी? सोने चांदी में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, सोने चांदी की कीमतों में? तो देखिए, कई ऐसे बार गवर्नमेंट स्पेंड करेंगे एयरपोर्ट के लिए, पोर्ट के लिए, रास्ता के लिए, रेलवेज के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए, ये सब जो होगा इसमें भारत दूसरा कंट्रियों के कंपैरिजन में ग्रोथ में हाईएस्ट रहेगा और अगला 4 साल 5 साल के अंदर भारत पृथ्वी में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल के अचीवमेंट जरूर करेगा। ये हमारा भगवान के पास प्रेयर है और ये जरूर अचीव होगा। ये गवर्नमेंट ने अचीव करेंगे। हम लोग भारतीय भारत का ग्रोथ के लिए सब काम करेंगे। The union budget being presented today, there is lot of expectations of all the people for growth and for especially the benefits to be given for the middle class. Now today, the middle class expects that the basic exemption will be increased and the standard deduction will be increased and the slabs up to at least 20 lakhs will be adjusted in such a way that people will get more money in their hands for the purpose of consumption and investment. So that is what is the expectation by the senior citizens, by women and by the normal middle class. As far as industry is concerned, they expect that MSMEs will be given good benefits because they employ more people. Also, the startups and new manufacturing concerns were given benefits of tax
reduction and deductions up to 31st March 24. Now, after 31st March 24, it should be reintroduced because those will be the organization which can provide investments as well as employment. आज्ञा देखंतु आज जो बजेट प्रेजेंट हवा को अच्छी किसी समय भितरे मैडम सीतारामन तांकर बजेट पेपर को खोली कर जो पढ़िबे आज्ञा समस्तंकर स्वप्न अच्छी एई बजेट रे मैडम 91 आउ 97 बजेट को लोके भूली जिबे मोदी 3.0 गवर्नमेंट रे एटा गोटे बेस्ट बजेट बोलिकी लोके जमती कि रिमेम्बर करेंगे मन पकईबे जे बढ़िया बजेट देइथिले मो सो कौन बढ़िया हम बोले आप भावुंट तो मोर आशा जे आउ अन्य माने भी इकोनॉमिस्ट ने आम सब भावुचु जे इंफ्रास्ट्रक्चर रे जो खर्च हो पारलानी गत वर्ष इलेक्शन से सब जोगु पूरा पूरी कम से कम। तो बात करेंगे हम आज बजट पर, क्या कुछ खास रहने वाला है क्योंकि 11 बजे से बजट पेश किया जाना है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर असीम चावला अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर RM जोशी वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विपुल सुनील प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अविनाश शर्मा कंपनी सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा मनीष कुमार सिन्हा CA हैं। तो हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। तो रुक करते हैं सबसे पहले असीम शास्त्री जी का। सर स्वागत है आपका इस चर्चा में। और देखिए जिस तरीके से आपने भी सुना होगा कि PM नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो गारंटी दी है, एक तरीके से उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और कल जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था, इस इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया था कि इकोनॉमी 6.3% से बढ़ाकर 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है और आने वाले वक्त तक यानी कि 2047 तक ये दर 8% तक पहुंचाई जानी है। कैसे आखिर ये पूरा हो पाएगा? अंजलि, सबसे पहले तो आज का दिन नई सरकार और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अब विकसित भारत और खुशहाल भारत की जो कल्पना है उसको एक्चुअलाइज करने के लिए 3 चीज़ों का मेरे हिसाब से जो मांद्रू 3 बेसिक चीज़ें हैं उनका इस बजट में ध्यान होना चाहिए और उसको मैं MEM कहूँगा। M फॉर मिडिल क्लास, E फॉर एम्प्लॉयमेंट और M फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अगर जो प्रपोजल्स हैं इकोनॉमिक सर्वे की बैकग्राउंड को देखें, और आपने अंजलि बिल्कुल ठीक कहा कि जो ग्रोथ के आंकड़े बताए जा रहे हैं, रिजर्व बैंक कहता है कि भारत की ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी की फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.7% का अनुमान है। IMF कहता है 6.7%, IMF कहता है 6.5, और ये सब 8% की जो बैकड्रॉप थी उसको देखते हुए एक टेपर डाउन तो है कि आप अब वो 8% से खिसक के 6%, 6.5, 6.7 का जो अनुमान देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो E मैंने बोला। मिडिल क्लास की अभी बात करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट है आपको उसमें बहुत चिंताजनक इशू है। अगर इंडियन यूथ आज भारतवर्ष की टोटल अनएम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स का 83% है और लगभग 20% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, या वो एजुकेशन में नहीं है, या वो किसी वोकेशन या स्किल ट्रेनिंग में नहीं है, तो आप वो खुशहाल और विकसित भारत की कल्पना कैसे करेंगे? और अगर इसको आप बाकी विकसित देश या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज से कंपेयर करें तो यहाँ पर आंकड़ा लगभग 20% का है। यानी 20% यूथ ऐसा है जो ना तो एम्प्लॉयड है, ना वो कोई स्किल वोकेशन ट्रेनिंग में है, ना वो एजुकेशन में है। तो वो बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल बाहर है। और इसको अगर आप US, UK से कंपेयर करें तो वहाँ ये आंकड़ा लगभग 10% का है और 83% ऑफ टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अट्रीब्यूटेबल टू यूथ ओनली। तो जब तक आपके पास
एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, तब तक आप एक विकसित और खुशहाल भारत की जो परिकल्पना है, जिसके लिए हम सारे प्रतिबद्ध हैं, गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, मशीनरी प्रतिबद्ध है, इकोनॉमिक पॉलिसी प्रतिबद्ध है, और आज की मेरे ख्याल पॉलिसी अनाउंसमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट को अगर ध्यान में रखे, और उसके बाद हम आते हैं पहले एम की ओर, जो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशन हमेशा से बजट को लेके अपने पर्सनल टैक्स रेट्स पे रहती है। पिछले बजट में आपने ऑप्शनल टैक्स रिजीम शुरू करी, न्यू टैक्स रिजीम, उसका रुझान बहुत अच्छा रहा। लगभग 7.5 करोड़ टैक्स रिटर्न्स की जो फाइलिंग हुई, उसमें मेजॉरिटी ऑफ फाइलिंग जो थी, लोगों ने उसको, टैक्स पेयर्स को ऑप्शनल या जो न्यू रिजीम को ऑप्ट किया। अब देखने वाली बात यह है कि जो 7 से लेकर 12 लाख रुपए तक की आय है, चलो इसको आप 7 से 12 ना कह के 5 से 10 कह लीजिए, 5 से 10 लाख रुपए वाली आय को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स रेट की उसमें टेपरिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अब आपने पिछले साल जब नई टैक्स रिजीम लाए तो आपने कहा 5 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 पे 10%, और 10 से 12 पे आपने कहा कि 15%। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप, अच्छा इसके पीछे एक बैकड्रॉप है न्यू टैक्स कोड की, अगर न्यू टैक्स कोड को ध्यान में रखते हुए टैक्स रेट्स, पर्सनल टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने की अगर गुंजाइश है, वैसे तो हमेशा से गुंजाइश का ही एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि कितना गवर्नमेंट के पास कुशन है, कितना वो टैक्स, पर्सनल टैक्स में और छूट दे सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन पे ही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का काफ़ी बड़ा दारोमदार होता है, उसके अलावा वो डेट वेट की बातें होती हैं। तो जितना एल्बो रूम गवर्नमेंट के पास अगर पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि हम पर्सनल टैक्स रेट में थोड़ी सी और टेपरिंग कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आम आदमी के पास इस बजट में एम्प्लॉयमेंट, महंगाई और अपने टैक्सेशन को देखने के अलावा बाकी बातें तो बड़े उद्योग के लिए, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए, लार्जर इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, पर जो सड़क पे या मिडिल क्लास है या जो स्ट्रीट गोइंग है, उसका एक ही प्रश्न होगा कि इस बजट में मेरे लिए क्या पर्सनल टैक्स में कोई छूट मिली, क्या मुझे कुछ इन्फ्लेशन से राहत बात हो रही है, देखिए टैक्स की, क्योंकि ये सवाल हर किसी के गले में उतरा हुआ है कि टैक्स में क्या इस बार छूट मिलेगी। आम जनता यही चीख चीख कर पूछ रही है। डॉक्टर विपुल सुनील जी, क्योंकि टैक्स की भी बात होती है, सैलरी इंक्रीमेंट की भी बात होती है, महंगाई दर की भी बात होती है, कई ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो वित्त मंत्री के सामने इस बार खड़े हुए हैं। क्या उम्मीद है, क्योंकि क्या तरजीह देंगी, इंपॉर्टेंस दे पाएंगी इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चाहे वो टैक्स हो या फिर महंगाई दर हो, जिसकी बात हमेशा से की जाती रही है कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं बढ़ रही है। जी निश्चित तौर पर अंजलि जी, उम्मीद तो बहुत कुछ है, और पिछले अगर 1 दशक के बजट को देखा जाए तो उम्मीदों पर बार बार पानी फेर दिया जाता है। मैं एजुकेशन और मिडिल क्लास पर मूलतः 2 बातें करके आपको बताऊंगा, 2 एग्जाम्पल के थ्रू। पिछले काफ़ी दिनों से ये अभी साथी हमारे कह भी रहे थे कि क्या नाम है कि एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है यूथ, जिस यूथ के लिए पिछले दिनों ये व्यवस्था की गई कि कौशल आधारित शिक्षा हम देंगे, ठीक है, स्किल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको जान करके ताजुब होगा कि एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ जगह पर संभावनाएं दिख रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तरह तरह की कौशल आधारित शिक्षा लेकर के आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को लगातार में उसमें लगातार फंड की कटौती कर करके इस तरह का कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा है कि सरकारी विश्वविद्यालय, सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय नए नए स्किल पर आधारित कोर्स शुरू कर सके। दूसरी बात मैं मिडिल क्लास के लिए कहूँगा, जिसमें और लोअर मिडिल क्लास को मूलतः सैलरी पर जीने वाले लोगों को लेकर के कहूँगा कि लगातार पिछले 9-10 सालों से 8 सालों से हम उम्मीद करते हैं कि अब स्लैब बढ़ेगा, अब स्लैब बढ़ेगा, अब टैक्स डिडक्शन की चीज़ें बदली जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मैं आज जो आर्थिक सर्वे देख रहा था
था, तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि जीएसटी का लगातार कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, 11% की बढ़ोतरी है। तमाम चीज़ों के लिए अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे साथी, तो कह रहे थे कि सरकार के लिए कितनी संभावनाएं होती हैं, जगह कितनी बनती है, कितना वो कर पाएंगे। मुझे लगता है कि करने की जिजीवसा होनी चाहिए और करने का तमाम स्पेस है, उसे ठीक से किया जाना चाहिए। अगर वित्त मंत्री जी का ध्यान है इस फील्ड पे कि नहीं ठीक है, एजुकेशन को हम बेहतर एजुकेशन के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को सॉल्व कर। मनीष कुमार सिन्हा जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से देखिए इस बार टैक्स से लोगों को फिर से उम्मीद है, हालांकि सरकार हर बार के बजट में टैक्स के लिए कोई बड़ा ऐलान जरूर करती है, लेकिन बावजूद इसके जो जीएसटी है उससे भी आम जनता काफी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। अब उम्मीद है कि शायद इस बार वित्त मंत्री कुछ बदलाव लेकर आएंगी। वित्त मंत्री जी जो बदलाव लाने वाले हैं बजट में, सिर्फ वो इनकम टैक्स का बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के लिए जीएसटी काउंसिल होता है और जीएसटी से कोई भी अमेंडमेंट इस बजट में नहीं आएगा, पहली बात। अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स पर। तो बजट में ना 3 पहलू होता है। पहला टैक्स पेयर के लिए जो हम और आप हैं, दूसरा पहलू होता है बिजनेस ऑनर्स के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है जो कुछ लोग सोच भी नहीं पाते हैं, गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है, जैसे टैक्स पेयर चाहता है कि हमारे पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, मैन्युफैक्चरर और बिजनेस ओनर चाहते हैं कि हमें ज़्यादा इंसेंटिव मिले, ज़्यादा हमें टैक्स में रिबेट मिले, और गवर्नमेंट चाहता है कि मेरे पॉकेट में ज़्यादा इन आए, ज़्यादा इनफ्लो आए, क्योंकि बजट का ही मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये हमें देखना है कि एज बिंग द टैक्स पेयर हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलना है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि पिछले 8-10 सालों में टैक्स का स्लैब रेट भी नहीं इंक्रीज हुआ है, वहीं पर आपका जो टैक्स का रेट है 5%, 10%, 15, 20, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज किसी भी कॉमन पर्सन से लिया जाए कि आपके पर्सनल टैक्स पर क्या रेट है, उसको सोचना पड़ जाएगा 10 से 15 मिनट। हो सकता है कुछ लोग तो जवाब भी नहीं दे पाए कि 5% कहाँ लगता है, 10% कहाँ लगता है, 15 कहाँ लगता है, 20 कहाँ लगता है, और 25 तो लगता ही नहीं, 20 के बाद सीधे 30%। तो इसको भी रेशनलाइज किया जाए, कम किया जाए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए, ताकि आम जनता इस पॉइंट को समझ सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे और आपके पॉकेट में पैसा आने के लिए जो अभी न्यू टैक्स रिसीव में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसको बढ़ा के कम से कम 10 लाख कर दिया जाए, और ओल्ड टैक्स रिसीव जहाँ पर 5 लाख के ऊपर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता रिबेट के कारण, तो उसको भी 6 या 7 लाख बढ़ाया जाए। क्योंकि ये पैसा जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करोगे, उसके रिस्पेक्ट में मिडिल क्लास के पास कुछ पैसे आएंगे और उसी पैसे को इकोनॉमी में वो खर्च करेगा। लाइक मेरे पास अगर मैं 10 लाख का इनकम पर हूँ अब, और 7 लाख से 10 लाख के बीच में मेरे को लेट्स एज्यूम 25,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट इस 25,000 रुपया को दे देता तो 25,000 से मैं कोई सेविंग नहीं करने जाऊँगा, ना मैं कोई घर खरीदूँगा, ना मैं कोई कार खरीदूँगा। अल्टीमेटली इस 25,000 का मैं घूमने पर खर्च करूँगा, या खाने पीने पर खर्च करूँगा, या गारमेंट्स पर खर्च करूँगा। इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा पैसा इकोनॉमी में इन्वॉल्व होगा, सर्कुलेट करेगा, और जब पैसा सर्कुलेट करने लगेगा तो हमारा जो इंडिया का जीडीपी है, इंडिया का डेवलपमेंट है, वो आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद बहुत है, क्योंकि बहुत दिनों से कोई चेंज आया नहीं है, लेकिन 11 बजे के बाद जब पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तब हमें देखना होगा कि पिंडोरा बॉक्स में हमारे लिए फूल है या हम इंग्लिश वाला फूल बन जाते हैं। आरएन जोशी जी का रुख कर लेते हैं। आरएन जोशी जी, जिस तरीके से देखिए सर बात करें इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की इस बार उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ हम ग्रोथ रेट की भी बात कर लेते हैं। ग्रोथ रेट ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है अभी तक। क्या बड़ी वजह इसकी समझी जाए? सर आप अपनी आवाज को, ऑडियो को अनम्यूट कर दीजिए। आज भी अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक बड़ी इकोनॉमी है। तो ग्रोथ रेट कम हुई है, वो मतलब उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है जो हमको उम्मीद थी या जो हमारा टारगेट है। लेकिन गिवन द प्रॉब्लम्स और द हेडविंड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, भारत की ग्रोथ रेट जो है वो मतलब लगभग ठीक रही है। बट now we have to prepare for a bigger challenges as well.
तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट रिक्वायर रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्सेस। ये तो ये अभी इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि मिडिल क्लास की जेब में पैसा आना चाहिए। 7 लाख करोड़ की जो है सरकार फ्रीबीज सब्सिडीज देती है, और ये फ्रीबीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, एंड देयर इज अ कंपटीशन स्पेशली अमंग द स्टेट्स ऑन फ्रीबीज। जैसे तमिलनाडु अकेली सरकार जो है वो 1 करोड़ 40 लाख की सब्सिडी देती है, कर्नाटका 1 लाख करोड़ की सब्सिडी देती है, महाराष्ट्र 80,000 करोड़ की सब्सिडी देती है। और जहां भी इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, आप देख रहे हैं ना, सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फाइटिंग ऑन सब्सिडीज। नाउ फ्रॉम वेयर दिस मनी कम्स? नाउ दिस मनी कम्स from the income taxpayer, and as you are aware that the number of income taxpayer is very very limited out of say 1.42 crore population of this country, not more than 4 crore people pays income tax. तो वो सब्सिडी का पैसा आता कहां से? वो सब्सिडीज का पैसा बेसिकली मिडिल क्लास से आता है। नाउ तो वो पैसा जब आता है तो इसके अंदर स्पेंडिंग पावर की भी कमी होती है मिडिल क्लास के अंदर, जिसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं, एंड इट हैज अ नेगेटिव impact on the growth of the economy and the GDP growth. और दूसरा इसके अंदर एक और होता है कि फ्रीबी सब्सिडी से socially I think it is desirable, ethically it is desirable, politically also it is more desirable than any other aspect. लेकिन ये फ्रीबीज से होता क्या है कि आप अगर देखिए कि जैसे 6,000 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देती है एग्रीकल्चर पे, 6,000 रुपए की से आंध्र प्रदेश सरकार या तेलंगाना सरकार देती है, और 3-4 हजार रुपए की और सब्सिडी मिल जाती है। उससे क्या होता है कि वी आर ऑल्सो बाई गिविंग फ्रीबीज आर क्रिएटिंग डिमोटिवेटिंग पीपल टू वर्क। तो वो देखना पड़ेगा, और ये सब्सिडी के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है, जिससे जो पैसा हम देते हैं which is going anywhere, it should come as a productive। हालांकि ये कहने के अंदर कोई मुझे संकोच नहीं है कि एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर हैज टू बी मेड कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। एग्रीकल्चर के साथ और बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है विच वी कैन डिस्कस प्रोबेबली सेपरेटली। लेकिन ये जो फ्रीबीज जो है, इसको वी नीड टू रीरूट इनटू द प्रोफेशनल मैनर, जहां के ऑब्जेक्टिवली इसका वो हो। और दूसरा एक सबसे ज्यादा सरकार को ये देखना है कि अभी जो ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में, एंड मे बी बाय नेक्स्ट बजट जो ग्रोथ आएगी वो अर्बन सेंटर से आएगी। सो मैनेजिंग द अर्बन यूटिलिटीज, उसके ऊपर एक जरूरत है, जैसे सीवर है, वाटर है, लाइट है, ट्रांसपोर्ट है। सो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास पे सरकार को ध्यान देना है। मिडिल क्लास तो है ही यहाँ पर मेन, लेकिन युवा भी काफी ज्यादा नाराज है अभी अवनीश जी, क्योंकि इस बार देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों से जो उम्मीद से कम रोजगार मिल रहे हैं, और इसी के चलते नाराजगी भी है, चाहे वो हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें या फिर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें। सैलरी कम है, मेहनत ज्यादा है, और युवा निराश है इस बार। मैं आपकी बात से सहमत हूँ अंजलि जी। रीज़न ये कि नौकरी, सारा फोकस है हमारा नौकरी पे। नौकरी मिलेगी कहाँ से? नौकरी सबसे ज़्यादा देने वाला वर्ग है MSME, जो छोटे छोटे उद्योग करके, छोटे छोटे मतलब पढ़े लिखे जो 12th पास है, BCom पास है, उनको नौकरी देने का सबसे ज़्यादा काम करता है MSME वर्ग। अगर गवर्नमेंट MSME पे फोकस करती है तो एम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ेगा। लोकल और वोकल जो बोला जाता है, अगर लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट होगा तो युवा उतना निराश ना होगा। युवा को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश सिर्फ और सिर्फ नौकरी ढूंढने जाना पड़ रहा है। उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है कि वो अपने प्रदेश में जॉब कर सके। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि MSME पर अगर गवर्नमेंट फोकस करती है तो युवा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और युवा उसके प्रति जागरूक होगा कि अपने ही प्रदेश में जॉब किया जाए। तो बेसिक यही है, और मेरा मानना ये है कि जो इनकम टैक्स स्लैब आ रहे हैं कि कितनी इनकम हो रही है, कितने इनकम टैक्स स्लैब पे टैक्स लग रहा है, तो उसको जब गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो हो सकता है उसका बेनिफिट मिले, लेकिन एक वर्ग को मिलेगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को स्पेशली जो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि युवा स्किल्ड हो और अपने लिए जॉब खुद ही तलाशे। हाँ, अब देखिए युवाओं की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही है असीम जी, क्योंकि
एआई भी एक ये कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद है एआई से, और चाहे वो रोजगार की बात कर ले, देश के इकोनॉमी से भी उसे जोड़कर देखा जा रहा है असीम जी। तो इससे कैसे इस बार के बजट में उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार सरकार एआई का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी एआई का जिक्र किया था। बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात पे फोकस किया गया है। अब इंडियन डिजिटल इकोनॉमी इज लाइकली टू सरपास $1 ट्रिलियन बाय 2025। 2025 में अंजलि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेंगे इन सो फार एज डिजिटल इकोनॉमी इज कंसर्न। अब इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं इस पूरी थीम को टॉपिकल होने की बजाय इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये हाईजैक कर ले। इसको अगर आप रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के माध्यम से देखेंगे, एआई एज अ फैसिलिटेटर, जहाँ पर यूथ रीस्किल भी हो और अपस्किल भी हो, और उस तरह से एआई की अगर इंटरवेंशन हो तो वो लार्जर इंडिया की जो इकोसिस्टम है पर्टेनिंग टू यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पर उसको काफ़ी फैसिलिटेट कर सकता है। इसको आपको एक बैकग्राउंड में भी देखना चाहिए कि सर्विसेज सेक्टर की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हुई है। सो अगर एआई को हम एक अच्छा फैसिलिटेटर एनेबल करें जो हमारी सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे, यूथ रीस्किल हो या अपस्किल हो, उससे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। हमारी सर्विसेज सेक्टर जो हमारा कई सालों से ग्रोथ इंजन रहा है, स्पेशली ऑन दी एक्सपोर्ट साइड, वो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस बजट में एआई का जिक्र होने की संभावना स्पीच में या फाइन प्रिंट में काफ़ी अधिक है, स्पेशली जो पिछले कुछ हफ्तों से हमने एआई और चाइनीज, यूएस और बिल्कुल सर। और जरा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी हैं। ये तस्वीरें सीधी, क्योंकि 11 बजे से बजट सेशन की शुरुआत होनी है, और हर एक तस्वीर न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। जी सर, असीम जी। हाँ, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक गुड अनेबलर के तौर पे हमारी सर्विसेज सेक्टर को एक प्रोत्साहन दे और उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और सर्विसेज सेक्टर में एफिशिएंसी आए, तो एक एआई हमारे लिए एक अच्छा बून या एक अच्छा वरदान साबित ज़रूर हो सकता है। जो ग्लोबल प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन चल रहा है बिटवीन चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा, वो एक अपनी जगह चलता रहे। हमारा को एआई को लेके वो हमें कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में उसको डेवलप करे, हमारा आई थिंक फोकस वहाँ होना चाहिए, रादर जो यूएस, चाइना और जो ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है विद रिगार्ड टू ओपन सोर्स, वेरियस बिग कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी जायंट्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर्स हैं वो इंडिया में आए, बैक एंड अपने ऑपरेशंस रखें, हमारे यूथ को और अपॉर्चुनिटीज़ दे, और उस पूरे तमाम प्रोसेस से बजाय कि ये कन्वर्सेशन एक एआई हाईजैक्ड कन्वर्सेशन हो जाए कि भाई एआई आ जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी। Y2K के टाइम भी 2000 में ऐसा था कि भाई जॉब्स चली जाएंगी, कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, जॉब्स चली जाएंगी। वो उसको अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से देखें, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो मशीनरी है या जो स्पेशलाइज मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी वगैरह को देख रही हैं, उनका ध्यान ज़रूर इस तरफ है कि इन सारे प्रोसेस से अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इंडियन इकोनॉमी को इससे प्रोत्साहन मिले। इसके चैलेंजेस तो हैं, बट अगर उसकी एक थॉटफुल कंसिडरेशन होगी तो वो चैलेंजेस अपने आप में अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं। यस, मेरा ज़रूर मानना है कि इस बजट में कहीं ना कहीं चर्चा एआई की, कंसिडरिंग इट्स वेरी फैशनेबल टू टॉक अबाउट इट, मे बी देयर इज अ लाइन और टू ऑन दैट। पीएम नरेंद्र मोदी को खुद इसका जिक्र करते हुए भी सुना गया है कई स्पीच में। बात करें हम बजट की, लेकिन इस बीच एक आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण, अपने आवास से निकल चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है और यहां पर
चर्चा के बाद, क्योंकि जो बजट 6 महीने में बनाकर तैयार किया गया है और 40 दिन पूरा बजट को ही समर्पित है, और इस बार बजट में क्या कुछ खास लेकर आ रही हैं वित्त मंत्री, ये भी देखना होगा। क्योंकि आम जनता को, यानी कि मिडिल क्लास और निम्न वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं बजट से। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और इसके अलावा कैबिनेट के साथ एक मीटिंग होगी और फिर इसके बाद 11 बजे से बजट सेशन की शुरुआत होगी पार्लियामेंट में। तो आम से लेकर खास सभी को इस बार उम्मीदें हैं। चाहे हम रोजगार की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस बार सरकार क्या कुछ खास लाने वाली है, इनकम टैक्स में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, ये कुछ अहम बातें हैं। और साथ ही जीडीपी की जब बात हो रही है तो भारत इस बार किन सेक्टर्स में निवेश करने वाला है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी तक निवेश की बात की जाती रही है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका जिक्र किया गया है। महंगाई दर का काफिला पहुंच गया वित्त मंत्रालय और अब वित्त मंत्रालय में जो मीटिंग है उनकी वो शुरू होगी और उस मीटिंग के तो 2025 से 2026 में इकोनॉमी 6.3% से 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया था और 2047 तक भारत को विकसित भारत बना। अब वित्त मंत्रालय में जो मीटिंग है उनकी वो शुरू होगी और उस मीटिंग के बाद वो निकलेंगी राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के पास जाएंगी। निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्रालय में जाती हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी और वित्त मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारियों के बीच इस बार के इस बजट को लेकर ये मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में कैबिनेट की बैठक, बैठक के बाद सदन में रखा जाएगा बजट। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो आप यहां से तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। वित्त मंत्री बस अब 2 घंटे के बाद बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले वो वित्त मंत्रालय पहुंची हुई है और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं वित्त मंत्रालय के ठीक बाहर से। पीयूष, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बखूबी बयां भी कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण, और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और तमाम जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं, वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी समेत। अभी बजट को लेकर जो एक औपचारिक बैठक होती है वो बैठक हो रही है। उस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी वित्त मंत्रालय से निकलेंगी और जैसा कि जो रस्म है कि अपने उस बजट को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचाएंगी, वहां पर राष्ट्रपति के सामने उस बजट को रखा जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट जाएंगी, पार्लियामेंट में कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में इस बजट को रखा जाएगा। उसके बाद ये बजट सदन के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार इस बजट को रखती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, साथ ही देखिए आम आदमी को भी पीयूष बेसब्री से इंतजार है कि रेलवे से लेकर इनकम टैक्स में इस बार क्या बड़े बदलाव होने हैं। क्या इस बार बजट का जब पिटारा खुलेगा तो क्या क्या निकलेगा, क्या उम्मीदें हैं इस बार?
देखिए अभी सुबह का जब मैं पहुंचा था वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आवास पर और वो बाहर निकल रहे थे, उनसे जब मीडिया ने बात की, हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सभी लोगों के लिए अनुकूल बजट होगा और निश्चित तौर पर इस बार ये बजट ऐतिहासिक बजट होगा। तो जाहिर सी बात है टैक्स स्लैब से लेकर किसान से लेकर महिला और तमाम उद्योगपतियों और छोटे उद्योगपतियों को बढ़ाने वाला ये बजट हो सकता है। इस बजट में कई ऐसी सहूलतें दी जा सकती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की सहूलतें हों, चाहे किसान सम्मान निधि की बात की जाए, चाहे आयुष्मान की बात की जाए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क डेवलपमेंट के अलावा अन्य उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनके लिए भी तमाम स्टार्टअप्स के लिए भी तमाम रियायत इस बजट में की जा सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए।